लेकिन डॉक्टर धालीवाल, आपको भी ऐसे सवालों का सामना करना होता है कि बच्चों को वैक्सीन दें कि नहीं दें? बहुत मतलब कि पेरेंट्स वैसे तो क्वेश्चन आजकल ये कर रहे हैं कि वैक्सीन कब आएगी. दे आर ऑल वेटिंग बिकॉज दे वांट कि बच्चे जिस तरह स्कूल जाएं, उनको कॉन्फिडेंस आए कि स्कूल भेजें उनको. बट कई पेरेंट्स होते हैं, उनको यही क्वेश्चन लगता है कि वैक्सीन इज़ अननेसेसरी क्योंकि बच्चों में इन्फेक्शन माइल्ड है. बट बिलीव मी, कुछ इन्फेक्शंस कोविड के अंदर बच्चों के अंदर सीरियस भी होते हैं. एंड द ओनली प्रोटेक्शन अदर देन द सोशल डिस्टेंसिंग इज वैक्सीन. एंड जब आप स्कूल में बच्चों को भेजोगे, कितना डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे? इतना हॉट ट्रॉपिकल क्लाइमेट है. सो इट्स बेटर हम उनको सबको वैक्सीन करें. और पेरेंट्स, आई थिंक सो, दे आर रेडी फॉर इट. दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द वैक्सीन. लेकिन हेजिटेंसी अगर अडल्ट्स में है तो बच्चों के लिए तो होगी ही. 100% हेजिटेंसी. देयर इज अ ग्रुप, आई थिंक सो, ऑफ पेरेंट्स हु फील कि नेचुरल रहना चाहिए, वी शुड बी एक्सपोज टू नेचुरल इन्फेक्शन. बट अगर आप देखें, अब इंडिया इज राइट नाउ स्टैंडिंग बिकॉज ऑफ द वैक्सीनेशन ड्राइव. एंड इफ द पेरेंट्स अंडरस्टैंड दैट, अगर वो पेरेंट्स समझेंगे तो डेफिनेटली हर एक बच्चे को लगेगा. और जैसे बच्चों को लगेगा तो एक रिंग ऑफ प्रोटेक्शन बन जाएगा. जिन जिन बच्चों को वैक्सीन लगा है, दे आर प्रोटेक्टिंग देमसेल्व्स एंड अदर्स ऑल्सो. एंड आई थिंक सो द चिल्ड्रन नाउअडेज मोर देन 12, दे आर डेफिनेटली आस्किंग देयर पेरेंट्स कि पापा मुझे कब वैक्सीन लगेगी. डॉक्टर सचदेव, क्योंकि सबसे अजीब सी बात तो ये थी कि जिन चीज़ों के लिए बच्चे डांट खाते थे सबसे ज़्यादा, कि घर से बाहर निकलो, बाहर जाकर खेलो, क्या अपने मोबाइल में घुसे रहते हो या कंप्यूटर में, वो उल्टा हो गया उसका 1 साल के अंदर. और अब वो समय आया है. क्या इस हेजिटेंसी को आप एक खतरा देख रहे हैं कि हो सकता है कुछ लोग हेजिटेट करें कि बच्चों पर कैसे वैक्सीन? हेजिटेंसी एक बहुत नेचुरल चीज़ है, एक बहुत नेचुरल रिएक्शन है पेरेंट्स का. बिकॉज वैक्सीन्स जो अभी तक हमारे पास एफिकेसी है, जो प्रूवन एफिकेसी है, वो एडल्ट्स का डेटा है सारा, बच्चों का डेटा नहीं है. दूसरा, बच्चों के लिए इम्यून सिस्टम है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट्स. बच्चों का इम्यून सिस्टम डेवलप हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है. सो वो वैक्सीन को कैसे रिएक्ट करेंगे, उनके साइड इफेक्ट्स किस तरह के होंगे, वेदर द वैक्सीन इज डोमेस्टिक और इट इज़ फॉरेन, उसके ऊपर भी विचार होगा पेरेंट्स के दिमाग में कि भी हम कौन सी वैक्सीन लगवाएं. एंड देन उसके बाद इमीडिएट कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन लॉन्ग टर्म आउटकम्स हमारे पास किसी के भी नहीं है. इवन एडल्ट वैक्सीन के भी वी डोंट हैव लॉन्ग टर्म आउटकम्स की लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स क्या हैं. और बच्चों के लिए, बच्चे ग्रो कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, ब्रेन डेवलप कर रहा है, ऑर्गन सिस्टम बॉडी के डेवलप कर रहे हैं, उनके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, नोबडी नोज अबाउट इट. सो हेजिटेंसी तो आई थिंक इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग. बट हम लोग पीडियाट्रिशियंस, जिनका सबसे ज़्यादा कॉन्टैक्ट पेरेंट्स और चाइल्ड के साथ है, इट इज़ अवर मॉरल ड्यूटी कि हम उनकी हेजिटेंसी को कम करें. उनको जितनी नॉलेज अभी तक हमारे पास है उसको उनके साथ शेयर करें, उनको समझाएं कि ये यूजफुल रहेगा. बच्चे को डायरेक्टली भी, जैसे डॉक्टर मलिक ने कहा, डायरेक्ट कोरोना इन्फेक्शन से भी बचाएगा, MIS-C से भी बचा सकता है, एंड देन ट्रांसमिशन टू दी एल्डर्स इन दी फैमिली, उनको भी बचाएगा. सो डायरेक्ट बेनिफिट एंड इनडायरेक्ट बेनिफिट दोनों मिलेंगे. सो ये अच्छा रहेगा. क्योंकि एक तो कंटेजियस डिजीज, दूसरा बच्चे को अगर घर में होगा तो ऐसा थोड़ी है कि माँ छोड़ देंगी या पिता छोड़ देंगे कि इसको आइसोलेट किया जाए. बच्चों को आप आइसोलेट नहीं कर सकते, इसीलिए वैक्सीन तो सबसे ज्यादा जरूरी है. डॉक्टर मलिक, एक तो 12 से 18 की एज ग्रुप का वैक्सीन ट्रायल्स चल रहा है, पर उससे छोटे बच्चों का क्या? देखिए, बच्चों के अंदर हम जब भी ट्रायल करते हैं तो इनको हम एस्केलेशन ट्रायल्स कहते हैं. जैसे बच्चों के एज ग्रुप्स को हम 3 में डिवाइड कर देंगे, जैसे 2 से 6 का ग्रुप कर देंगे, 7 से 11 का कर देंगे और 12 से 18 का कर देंगे. यूएस में भी जो ट्रायल्स हुए हैं, फाइजर के भी जो ट्रायल्स हुए थे, वो इनिशियली हुए थे 16, 17, 18 साल पे, उनको अप्रूवल दिया. उसके बाद 12, 13, 14 के. तो धीरे धीरे करके वो हम छोटे बच्चे, क्योंकि छोटे बच्चे ज़्यादा सेंसिटिव हैं, ज़्यादा उनमें साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो ये बड़ों के ट्रायल्स की तरह नहीं होते हैं. बड़ों और बच्चों के ट्रायल्स में ये थोड़ा सा फर्क रहता है कि हम लोग इनको जो है एक स्टैगर्ड वे में करते हैं, 3-3, 4-4 साल के वो करके ट्रायल्स करते हैं, ताकि वो सेफ्टी प्रोफाइल आती रहे. अब जहाँ तक हिंदुस्तान का तल्लक है, 12 साल से जो बड़े बच्चे हैं उनके जो है जो जाइडस कैडिला है, दैट इज़ वेरी सेफ. जाइडस कैडिला ने जो अपना जो वो किया है, वो 28,000 जो फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल था, 28,000 लोगों को उन्होंने लिया है, और उसके बाद भी जो ट्रायल्स हुए हैं, तो इसकी जो सेफ्टी प्रोफाइल है 12 साल से ऊपर जो है वो एस्टेब्लिश हो चुकी है, चाहे वो फाइजर वैक्सीन है. अगर हम विदेशों की बात करें, तो अगर हम स्पेन की बात करें, तो ऑलमोस्ट 50% जो किशोरावस्था में बच्चे हैं उनको वैक्सीन लग चुकी है, दोनों डोज लग चुकी हैं.
तो ये जो फाइजर की वैक्सीन है दैट इज प्रूव टू बी वेरी 15 plus एफिकेशियस। कह रहे हैं। 50 हाँ। तो इसी तरह से अगर इटली की बात करें तो 39% को लग चुकी है जो बच्चे किशोरावस्था में हैं। तो उन्होंने फाइजर वगैरह लेके तो ये वैक्सीन्स लगा दी हैं। तो ये जो अब जहां तक हिंदुस्तान का तल्लक है, मुझे नहीं लगता कि आने वाले 4-5 महीने में 5 साल से छोटे बच्चों को भी हम वैक्सीन लगा सकेंगे, क्योंकि अभी तक जो ट्रायल्स हो रहे हैं वो बेसिकली मोर देन 5 इयर्स के ऊपर ही ज़्यादा ट्रायल्स हो रहे हैं, और फिर वैक्सीन की अवेलेबिलिटी के ऊपर भी निर्भर करता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि वैक्सीन के जो साइड इफ़ेक्ट्स जिस तरह से एडल्ट्स में बिहेव किया वैक्सीन ने, लाइकली है कि साइड इफ़ेक्ट्स के हिसाब से बच्चों में भी वही बिहेवियर रहेगा, और ये भी लाइकली है कि प्रोटेक्शन रेट भी वही रहेगा। जिस वैक्सीन का प्रोटेक्शन रेट लगभग 70% है या 67% है, सेम वैक्सीनेशन का प्रोटेक्शन रेट बच्चों के अंदर भी वही रहेगा। सिर्फ यही है कि हमारे को अथॉरिटी से अब नोट लेने की आवश्यकता है कि ये जो वैक्सीन्स के जैसे से ट्रायल्स आ जाएंगे, कोवैक्सीन के ट्रायल शुरू हो गए थे मई में, उनकी अब सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो संभवतः मुझे लगता है कि इस महीने से बच्चों की वैक्सीन शुरू हो जाएगी। और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू भी है, अगर बच्चों को हम वैक्सीनेट नहीं करेंगे और सारे एडल्ट पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर देंगे तो खुदा नहीं खास्ता अगर थर्ड वेव आएगी तो वो बच्चों की तरफ भी रुख कर सकती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इशू। डॉक्टर धालीवाल, जैसे बच्चों में कोई भी दवाई देते हुए उस बच्चे के वेट को भी देखा जाता है, वेट, हाइट, क्या वैक्सीन पर ऐसी चीजें चलती हैं या वैक्सीन में ये बिल्कुल नहीं? वैक्सीन में यूजली वेट हाइट का इतना इशू नहीं है। एक पर्टिकुलर डोज होती है, अकॉर्डिंग टू द एज वो देते हैं। अगर आप ये जाइडस की भी देखेंगे, बात करेंगे, क्योंकि ये अभी रिसेंटली इंडिया में लॉन्च हो रही है, द डोज ऑफ द वैक्सीन इज सेम एज अडल्ट्स। वैसे ही डोज है जो अडल्ट्स के, मोर देन 12 ईयर्स में। मे बी 12 ईयर्स के नीचे थोड़ा डोज एडजस्टमेंट होगी। अगर आप स्वाइन फ्लू वैक्सीन की भी बात करो तो वो वैक्सीन का भी डोज सेम ही है, ऐसे कोई डिफरेंट नहीं है, तो डजेंट मैटर। बट अच्छी बात यह है कि जाइडस इंडिया की वैक्सीन है और आ रही है, और हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए। वी शुड गिव द वैक्सीन एज सुन एज पॉसिबल। और डॉक्टर सचदेव, अगर हम ये समझें कि जैसे डॉक्टर मलिक बता रहे थे कि उसका एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट है, उसके इंजेक्शन उस तरीके से नहीं जैसे एक अडल्ट को दिया जाता है, तो ये एक ज्यादा तेज रफ्तार से भी हो सकता है? हाँ, बिकॉज इसमें ज़्यादा स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं है। यू नो, ये स्किन के बिटवीन द स्किन लेयर्स में जाना है, और वहीं से जो हमारे इम्यून सेल्स हैं वो वैक्सीन का जो कंपोनेंट है, जो इम्यून कंपोनेंट है, उसको पिक करके देन डिस्ट्रीब्यूट इनसाइड द बॉडी। तो ये देने में भी इजी है। सो बहुत स्किल्ड वर्कर नहीं चाहिए होंगे। जैसे ऑलरेडी हमारा एक वैक्सीनेशन जो कोविड का जो इस टाइम नेटवर्क बना हुआ है सारा, ये बहुत आसानी से वहाँ दिया जा सकेगा और बच्चों का कवरेज अच्छा हो पाएगा। एंड देन स्केयर फैक्टर जो बच्चों में है, इंजेक्शन लगेगा, उसको भी कम हो जाएगा। जी, हालांकि वो तो और नेजल स्प्रे की भी कभी इंतजार कर रहे थे सबके, शायद और थोड़ा आसान हो जाए। बट नेजल स्प्रे की वैक्सीन इन दी पास्ट हैव नेवर बीन सक्सेसफुल। अच्छा, पर हर वैक्सीन पहले नेजल स्प्रे की फॉर्म में ट्रायल हो चुके हैं। डॉक्टर सर, बहुत सारे लोग ये भी बोलते थे क्योंकि होता ही इस रीजन की वजह से, तो अगर आप वहीं पर उस वायरस को टैकल कर लें तो शायद एक नेजल वैक्सीन। वो एक थियोरेटिकल चीज है, बट एफिकेसी वाइज एंड इम्यूनोलॉजिकली वाइज नेजल स्प्रे वैक्सीन जितने भी आए हैं, MMR का भी आया था, रोटा वायरस का भी आया था, तो ये सक्सेसफुल नहीं हुए। ये बेहतर है के हिसाब से। पर डॉक्टर मलिक, सिंगल डोज या नहीं, जाइडस की 3 डोजेज लगेंगी जो कि 28 डेज के इंटरवल पे लगेंगी। और बेस्ट बात यही है जो मैंने आपको बताया बच्चों के लिए कि ये इंट्राडर्मल लगेगा, इंजेक्शन लगेगा ही नहीं, और इसकी 3 डोज लगेंगी। बाकी सब वैक्सीन्स की 2 डोज हैं, एक्सेप्ट फॉर जॉनसन जिसकी केवल 1 डोज है। अदरवाइज सबकी जो हैं 2 डोज हैं। इसकी जो है पर्टिकुलरली जाइडस की जो है ये 3 डोज आएंगी। डॉक्टर धालीवाल, बहुत सारे हॉस्पिटल्स के बाहर, जब खासकर मैं बच्चों के अस्पतालों के बाहर जब कवरेज के लिए जाती थी तो देखती थी कि छोटे बच्चे जो हैं वो माँ बाप को हमेशा ये परेशानी रहती थी कि उनको मास्क से आप कवर भी नहीं कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा सेहत के हिसाब से अच्छा भी नहीं रहता है ये। और हम जो वैक्सीनेशन करने वाले हैं वो 12+ ही करने वाले हैं, उसके नीचे अगले दौर में होगा। तो क्या खतरा उन पर और बढ़ रहा है या नहीं? छोटे बच्चों पे खतरा कम है, तभी वैक्सीन भी उनको अभी इतनी ज़रूरत नहीं है। और हमें टारगेट करना चाहिए स्कूल एज ग्रुप को, तो पहले स्कूल एज को करेंगे एंड फिर छोटे बच्चों पे हौली हौली आएंगे, जैसे सर ने बताया। एंड गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से और देखा भी गया है, छोटे बच्चों की यहाँ की जो इम्यूनिटी होती है, इट्स कॉल्ड इनेट इम्यूनिटी, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। दे नो हाउ टू फाइट अ वायरस। हमारी इम्यूनिटी थोड़ी ओल्ड हो गई है एंड वी एज, तो वी आर नॉट एग्जैक्टली राइट इन फाइटिंग द लोकल डिफेंस।
तो जो उनकी बच्चों की लोकल डिफेंस है, दे फाइट अ लॉट, सो उनको इन्फेक्शन का खतरा कम है। लेकिन अगर उनको हो जाए तो सीरियसनेस भी छोटे बच्चों में ज़्यादा है। ज़्यादा है। अगर 1 ईयर के नीचे हो जाए कोविड तो कई देखा गया लेस देन 1 ईयर एंड मोर देन 15 ईयर्स वो आईसीयू में आ सकते हैं। क्या एक प्रेग्नेंट मदर के वैक्सीनेशन से उस एज को फायदा होता है? सेफ्टी मिलेगी, मिलती है? 100% मिलेगी। वो इंट्रा प्लेसेंटल भी ट्रांसफर होते हैं एंटीबॉडीज, तो उनको हेल्प मिलेगा। क्योंकि बहुत दिन तक इनफैक्ट डॉक्टर सचदेव प्रेग्नेंट वुमेन भी हिचकिचाती थी इस चीज़ को लेकर, फैमिली भी थोड़ा सा घबराती थी इस बात को लेकर, पर ये मतलब डेटा है हमारे पास ऐसा कि अगर एक माँ लगा रही है प्रेगनेंसी, वैक्सीनेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड वैक्सीनेशन ड्यूरिंग लैक्टेशन, जब वो मदर ब्रेस्ट फीड कर रही है, दोनों में बेनिफिट है। इजराइल में उन्होंने एक स्टडी करी जिसमें जो हेल्थ वर्कर्स थे, जो लैक्टेटिंग मदर हेल्थ वर्कर्स थे, उनको उन्होंने सेग्रीगेट किया, रैंडमाइज किया कि आपको वैक्सीन देंगे, आपको नहीं देंगे, आपको देंगे। रैंडमाइजेशन ट्रायल्स होते हैं हमारे, तो उसमें पाया गया कि जिनमें लैक्टेटिंग मदर्स जिनको वैक्सीन दिया गया था, उनके न्यूबॉर्न्स के अंदर प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी लेवल्स बेटर थे। सो लैक्टेटिंग मदर को वैक्सीन देना इज बेनिफिशियल फॉर द न्यूबॉर्न फॉर टिल द मदर इज फीडिंग द चाइल्ड। So that is a very important aspect, and this aspect should be, spread out in the community. चूंकि इस दौर में आप सबके पास बच्चे आए होंगे ट्रीटमेंट के लिए अपनी, बहुत सारे पेरेंट्स ने अपनी चिंता भी आप सबके सामने जाहिर की होगी और डिस्कस किया होगा कि स्कूल भेजें न भेजें वैक्सीन आने तक। अब रियलिस्टिकली हम देखें तो वैक्सीन सब बच्चों को लग पाने में समय लगेगा, पर इस दौरान एज अ पीडियाट्रिशियन, एज अ डॉक्टर, आपकी एडवाइस क्या रहती है? स्कूल जाएं न जाएं? देखिए, स्कूल के इशू के लिए हमारे को दोनों वर्टिकल्स को देखना बड़ा ज़रूरी है। अगर हम बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं तो बहुत सारी और प्रॉब्लम्स हैं जो कि बच्चों में आ रही हैं। एज ए पीडियाट्रिशियन हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम बच्चों को स्कूल में नहीं भेजते हैं तो उनका स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है। स्क्रीन टाइम कई बच्चों का 7-7, 8-8 घंटे हो गया, और जबकि अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स कहती है कि बच्चे का स्क्रीन टाइम किसी भी हिसाब से 2 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, विच इंक्लूड्स एवरीथिंग, चाहे वीडियो गेम की स्क्रीन है, मोबाइल की स्क्रीन है, कंप्यूटर की स्क्रीन है या टीवी की स्क्रीन है। तो एक तो स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। दूसरी चीज़ ये भी देखी है कि बच्चों का मोटापा भी बढ़ रहा है, क्योंकि बच्चे बैठे रहते हैं, बाहर की आउटडोर एक्टिविटीज़ सब खत्म हो गई हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चों को हम कुछ ही टाइम के लिए स्कूल से रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं जो बच्चे स्कूल में ही सीखेंगे, जैसे पीयर ग्रुप इंटरेक्शंस हैं, टीम बिल्डिंग है, लीडरशिप रोल है, और टीचर के साथ में इंटरेक्शन है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बेसिकली ऑनलाइन नहीं हो सकती, तो ऑफलाइन बच्चों को जाना ही पड़ेगा। तो मेरा तो सुझाव यही है कि वैक्सीन्स लगने में तो बहुत टाइम लगेगा। 40 करोड़ बच्चों को हमारे को वैक्सीन लगाने में अभी तो कुछ वैक्सीन्स उपलब्ध हैं, अभी कुछ आएंगी, तो पहले तो वैक्सीन्स की उपलब्धि होगी, उसके बाद वैक्सीनेट होंगे और उसके बाद इम्यूनिटी आएगी, उसके बाद भी 6 हफ्ते, तब तक के लिए वेट नहीं कर सकते। अगर हमारी एपिडेमियोलॉजी सजेस्ट करती है, जैसे दिल्ली में इस वक्त अगर हम देखें तो पॉजिटिविटी रेट 0.03 के आसपास है, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग गार्डेड वे में बच्चों को स्कूल्स में भेज सकते हैं। गार्डेड मींस कि हमारे को स्कूल के अंदर पूरी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ेगा। हर क्लासरूम के बाहर में हैंड सैनिटाइजर्स हों, क्लासरूम के अंदर 15 या 18 बच्चों से ज़्यादा ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो, स्कूल के अंदर उपलब्ध होने चाहिए रैपिड एंटीजन टेस्टिंग के लिए, और टीचर्स भी स्किल्ड होनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए जिसको भी जुकाम है, बुखार है, तुरंत उसको आइसोलेट करें। अगर हम गार्डेड वे में जाते हैं तो हम ये बच्चों की जो साइकोलॉजिकल, इमोशनल और फिजिकल और खासकर विजुअल, ये सारी जो प्रॉब्लम्स अब आनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि ऑफलेट मेरे ख्याल से मेरे दोनों पीडियाट्रिशियन दोस्त भी एग्री करेंगे, क्योंकि हम लोग ऑफलेट जो है इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। बच्चों को इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हो रही हैं, विजुअल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मोटापा हो रहा है, बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है कंट्रोल में आ जाएंगी। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ पर एपिडेमियोलॉजी ज़्यादा नहीं है, जहाँ पर एडल्ट्स की हर्ड इम्यूनिटी अच्छे से बन गई है, वहां पर हम गार्डेड वे में हमारे को स्कूल्स खोल देने चाहिए, ताकि बच्चों की जो बाकी डेवलपमेंट्स हैं वो भी हो। डॉक्टर धालीवाल, आपकी राय इस बात पर? देखो, हमने लास्ट 2 इयर्स में यही पेरेंट्स को बोला है, सोशल डिस्टेंसिंग मत भेजो, बाहर मत निकलो, हमने हैमर किया उन पे, और सडनली हम बोल रहे हैं कि स्कूल खोल दो और बच्चों स्कूल में भेज दो। एज अ पेरेंट मुझे लगता है काफ़ी हेजिटेंसी होगी। आई एम नॉट स्पीकिंग एज अ डॉक्टर, बट एज अ पेरेंट आई एम सेइंग कि मुझे खुद भेजने में काफ़ी हेजिटेंसी होगी, क्योंकि लास्ट 2 इयर्स में यही गवर्नमेंट ने बोला है बचो बचो बचो, और सडनली स्कूल खोल दो। आई डोंट थिंक सो दैट्स द राइट वे। वी शुड बी कॉशियस। हमें खोलना है। अगर आप देखो स्कूल खुल भी गए हैं तो कितनी अटेंडेंस हो रही है,
पेरेंट्स भेज ही नहीं क्योंकि इट्स वॉलंटरी, दे आर नॉट सेंडिंग। एक्चुअली एवरीबडी इज वेटिंग फॉर वैक्सीन एंड चिल्ड्रन आल्सो वेटिंग कि वैक्सीन लगेगी तो स्कूल जाएंगे। सेइंग दैट आई एग्री विद मलिक सर, चिल्ड्रन आर वेरी मच इमोशनली डिप्राइव्ड। वो अपने घर में एक कॉर्नर में रह रहे हैं एंड स्पेशली द एज ग्रुप ऑफ 12 ईयर्स अबव, हमें उनको घर से बाहर निकालना ज़रूरी है। एंड वो बच्चे अपना ख्याल रख सकते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, वो सब नहीं कर पाएंगे, स्पेशली द टाइनी टॉट्स। डॉक्टर सचदेव, आपकी राय? मेरे एक्सपीरियंस में साइकोलॉजिकल इश्यूज जो हैं बच्चों में, स्पेशली एडोलसेंट्स में बहुत आए हैं। एंड आई मस्ट एडमिट कि हमारे पास सुसाइडल टेंडेंसी से आए हैं, सीवियर डिप्रेशन के साथ बच्चे आए हैं, सीवियर साइकोलॉजिकल स्ट्रेसेस के साथ आए हैं। मतलब आई कैन नेम मल्टीपल प्रॉब्लम्स जो साइकोलॉजी, जो रिलेशन इनके हुए हैं, जो इनके लॉकडाउन के टाइम हुआ है। बट आई एम हैप्पी कि जो अभी जाइडस का जो वैक्सीन आया है 12+ के लिए, तो एटलीस्ट ये एडोलसेंट ग्रुप को कवर करेगा, जिसके अंदर कि हमने ये मेंटल इश्यूज बहुत ज़्यादा देखे हैं। अदर थिंग बिसाइड्स जो आपने, डॉक्टर मलिक ने जितनी बातें कही हैं, गार्डेड एंट्री इनटू स्कूल, द अथॉरिटीज हैव टू मेक श्योर दैट ऑल द टीचर्स, ऑल द स्टाफ मेंबर्स आर वैक्सीनेटेड। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर टीचर ही वैक्सीनेटेड नहीं है तो बच्चे को तो रिस्क ज़्यादा हो जाएगा। हालांकि वैक्सीन ट्रांसमिशन को नहीं रोकता है, बट एटलीस्ट द डिजीज प्रोसेस तो कम होएगा। तो ये इंश्योरिटी होनी चाहिए कि स्टाफ जितना स्कूल में है, चाहे पियोन हो या टीचर हो या केयर टेकर्स हो, दे शुड ऑल बी वैक्सीनेटेड। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम पहले टारगेट कर रहे हैं 12 साल से ऊपर के बच्चों का वैक्सीन। डॉक्टर मलिक, अभी की रफ्तार को देखते हुए आपको क्या उम्मीद है कि अगर मान लीजिए अगले महीने तक ये आ जाए, कोमोबिडिटी वाले बच्चों को पहले हम कर रहे हैं, उसके बाद कब तक ये बच्चों का जो पॉपुलेशन, क्या इस पूरे एकेडमिक ईयर को भी हम समझ लें कि उसी तरीके से चलना पड़ेगा जैसा कि 2 साल हुआ है? देखिए, जिस तरह से यूके ने किया, मुझे लग रहा है कि शायद उसी तरह की स्ट्रेटजी हमारे इधर भी आएगी। 16, 17, 18 साल को तो ब्लाइंडली सबको वैक्सीनेट करेंगे शुरू में। 12 से 15 साल के बीच में जो कोमॉर्बिड कंडीशंस वाले हैं, जिन बच्चों को हार्ट डिजीज़ है या जिन बच्चों को इम्यूनो डेफिशिएंसीज हैं या जो कैंसर से पीड़ित हैं, जो कि हाई रिस्क में आते हैं, तो उनको वैक्सीन लगाएंगे। उसके बाद में जो है 12 साल से ऊपर वाले दूसरे बच्चों को वैक्सीन लगाएंगे। और फिर उसके बाद में, क्योंकि अभी तक 6 से 12 साल के तो अभी वैक्सीन ही अवेलेबल नहीं है, उसके बाद फिर वो वैक्सीन आएगी तो उनको वैक्सीन लगेगी। और लास्ट में जो है लेस देन 5 ईयर्स वालों को वैक्सीन लगेगी। तो इस तरह से स्ट्रेटजी रहेगी। लेकिन अगर हम बात करें आंकड़ों की, तो 48 करोड़ के करीब जो बच्चे हैं वो हमारे 18 साल से कम हैं। और अगर हम इसको भी और अगर स्टैगर्ड करके देखें तो 9 साल से जो छोटे बच्चे हैं वो लगभग 28 करोड़ हैं, और 9 साल से ऊपर जो है 20 करोड़ है। तो हमारा टारगेट अभी ये होना चाहिए कि 9 साल से बड़े बच्चे हैं जिनके अंदर की पीयर ग्रुप इंटरेक्शन भी बहुत होती है, जिनको स्कूल बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्कूल अब 3 साल, 4 साल या 5 साल के बच्चे के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि इन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमारे को इसमें भी 4 तरह की कैटेगरीज बना देनी चाहिए एज में, और उस हिसाब से कवर करना चाहिए। सबसे पहले हमारे को बड़े बच्चों को कवर कर देना चाहिए जिनमें की बीमारी ज़्यादा सीवियर होने के भी चांसेस हैं, क्योंकि 16, 17, 18 साल में जो कोरोना होता है वो वैसे ही बिहेव करता है जैसे कि एडल्ट्स में बिहेव कर रहा है। तो पहले हमारे को उनको प्रोटेक्ट कर देना चाहिए, फिर वल्नरेबल ग्रुप को कर देना चाहिए, और लास्ट में छोटे बच्चों को कवर करना चाहिए। तो इस तरह से अगर हम चलेंगे तो भी हमारे को कम से कम 6 से 7 महीने लग जाएंगे अगर वैक्सीन की उपलब्धि पूरी रही। लेकिन फिर भी मैं बताऊं, हमारा देश वो है जिन्होंने पोलियो हमने इरेडिकेट कर दिया था। तो हमारी जो आर्टरीज हैं, जो एक्सेसिबिलिटी है टू द लास्ट मैन हु इज स्टैंडिंग इन द रूरल एरिया, वहां तक हमारी पेनिट्रेशन बड़ी जबरदस्त है। अगर वैक्सीन की उपलब्धि होगी, आप देखिए 90 करोड़ वैक्सीन जो हैं हम अभी तक लगा चुके हैं। अगर वैक्सीन की उपलब्धि पूरी होगी तो बच्चों को बड़ी जल्दी से वैक्सीन लग जाएंगी। द ओनली इशू इज कि वैक्सीन की उपलब्धि कितनी होती है, क्योंकि कोवैक्सीन की भी अपनी लिमिटेशंस हैं बनाने की, जाइडस की भी अपनी लिमिटेशंस हैं। तो 48 करोड़ वैक्सीन बनने में तो उसको थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन मैं अभी भी ये समझता हूं कि अगर हम वेट करें कि सारे बच्चों को वैक्सीन लग जाए फिर वो स्कूल जाएं, इट माइट नॉट बी फिजिबल। क्योंकि कुछ पेरेंट्स अभी हेजिटेंसी की वजह से नहीं भेज रहे, कुछ पेरेंट्स जो है आतुर भी हो रहे हैं बच्चों की प्रॉब्लम्स को देखते हुए, ये देखते हुए। तो वी विल हैव टू फाइंड अ मिड पाथ। डॉक्टर धलीवाल, जो 12 से नीचे हैं जिनके लिए अभी कोई व्यवस्था ही नहीं है, उन बच्चों के लिए आप पेरेंट्स को क्या एडवाइस देते हैं? देखो, जो 12 से छोटे बच्चे हैं,
एक्चुअली वो भी वनरेबल ग्रुप में है, क्योंकि दे आर एक्चुअली इवॉल्विंग एंड टर्निंग इनटू टीनेजर्स। एंड वो बच्चे भी एक्चुअली स्कूल में तो जाने चाहिए, बट पेरेंट्स को बताना चाहिए कि दे हैव टू टेक अ डिसीजन ऑन देयर ओन। बट अगर उनको जाना चाहिए तो उनको सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग, उनको घर में ट्रेनिंग देनी चाहिए, हैंड वॉशिंग कैसे करनी है, स्पेशली द स्मॉल किड्स। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेन स्मॉल चिल्ड्रन। सो रिस्क तो है विदाउट वैक्सीन टू सेंड देम टू किड्स, देयर इज अ रिस्क, एंड आई थिंक सो रिस्क लेना पड़ेगा, स्पेशली इन दोज एरियाज जहाँ पे ट्रांसमिसिबिलिटी कम है, जहाँ पे एपिडेमोलॉजी में कोविड भी कम है, जैसे दिल्ली में अभी कम है। सो आई थिंक सो रिस्क कैन बी टेकन। लेकिन दिल्ली जैसे राज्य में पोल्यूशन की वजह से डॉक्टर सचदेव ये भी होता है कि अब कंजेशन वाले प्रॉब्लम्स और वो सारे दौर, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों का मतलब हर दूसरे तीसरे बच्चे में आपको ब्रीदिंग के कुछ इश्यूज दिखते हैं, जो कोविड में क्या ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है? ड्यूरिंग द लॉकडाउन आई एम बेसिकली पल्मोनोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक पल्मोनोलॉजिस्ट। तो हमारा तो मतलब वी कुड मतलब हार्डली अस्थमा केसेस, एक्यूट अस्थमा केसेस, एक्यूट कंजेशन केसेस हमने लॉकडाउन के पीरियड में देखे हैं। अब जब ये लॉकडाउन ख़त्म हुआ है तो उसके बाद लोगों ने बाहर जाना शुरू किया है, बच्चों ने बर्थडे पार्टीज में जाना शुरू किया है, तो फिर से केसेस आने शुरू हो गए हैं, एक्यूट केसेस आने शुरू हो गए हैं। वहाँ ये जरूर है कि पोल्यूशन कंट्रीब्यूट डेफिनेटली करता है कंजेशन वगैरह को, एस्थमा वर्सनिंग को, रिपीटेड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में, तो पोल्यूशन का कंट्रीब्यूशन विल ऑलवेज बी देयर। सो इसमें तो चलेगा, बस सावधानी ही है, एक सावधानी है बस। यू हैव टू टेक प्रिकॉशंस, दैट्स ऑल। उसमें और ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन देयर हैज़ टू बी मल्टी प्रोंग अटैक स्ट्रैटेजी बेसिकली बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, स्पेशली जो लेस देन 12 ईयर वाले बच्चे हैं। जब तक वैक्सीन नहीं आएगा तब तक उनके लिए हमारे को मल्टीपल स्ट्रैटेजीज लगानी पड़ेंगी, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, सोशल डिस्टेंसिंग, और 25% और 40% ऑफ क्लास विल अटेंड द स्कूल ऑन ऑल्टरनेट डे और समथिंग लाइक दैट। उस तरह से कोई स्ट्रैटेजी करनी पड़ेगी। एक इंपॉर्टेंट बात है कि अभी दिल्ली के अंदर RSV टाइप वायरस का एक तरह से अटैक हुआ है बच्चों पे, एंड सबने बताया था कि फ्लू वैक्सीन लगा देना बच्चों को, तो काफ़ी लोगों ने नहीं लगाई। सो अगर हमने उस समय लगा ली होती तो अभी इतना प्रकोप नहीं होता। सो दिस अ टेक होम मैसेज कि वैक्सीन से मत डरो, वैक्सीन को अपनाओ और कोरोना को हराओ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। लेकिन इससे पहले कि हम अपने सेशन को पूरा करें, मैं चाहूंगी कि एक एक करके आप लोग अगर इन अवार्ड कैटेगरीज के विजेताओं को अनाउंस कर दें। डॉक्टर मलिक, कैटेगरी है बेस्ट इनोवेशन फॉर कोविड रिलेटेड एक्टिविटी इन द टाइम्स ऑफ कोविड। Winner is Defense Research and Development Organization, DRDO, Delhi. Award recipient is Dr. G. Satish Reddy, Secretary, DDR&D and Chairman, DRDO, Ministry of Defense. Dr. Dhaliwal, celebrity who has done exemplary work during COVID. It's a pleasure to announce, he's my favorite actor, Akshay Kumar and Twinkle Khanna.